आज की क्लास में बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। सेकेंड यूनिट चल रही है अपनी। सेकेंड यूनिट में अगला टॉपिक है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। लास्ट टाइम में अपन ने डी ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा का अध्ययन किया था। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो कलर शो करते हैं वो दो कारण से करते हैं, डी ट्रांजिशन और आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। डी ट्रांजिशन अपन पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। कई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज है जिसमें ट्रांजिशन मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D0 होता है, लेकिन D0 विन्यास के कारण डी संक्रमण संपन्न नहीं हो पाता और ऐसे कॉम्प्लेक्स कलरलेस होने चाहिए। जैसे टाइटेनियम +4 के जितने भी कॉम्प्लेक्स है वो कलरलेस है, लेकिन दूसरी साइड हम देखें वेनेडियम +5, Mn+7, क्रोमियम +6, इन सभी मेटल आयनों में जो डी विन्यास है वो D0 है। फिर भी इन मेटल आयन्स के जो कॉम्प्लेक्स है वो रंग दर्शाते हैं, कलर्ड होते हैं। जैसे हम देखें टाइटेनियम +4 जो कलरलेस है, वेनेडियम +5 जो नारंगी येलो रंग दर्शाता है, क्रोमियम +6 जो कि नारंगी रंग दर्शाता है, और Mn+7 जो कि गहरा बैंगनी रंग दर्शाता है। जबकि इन सभी चारों मेटल्स आयन में देखें तो जो विन्यास है वो 3D0 विन्यास है। ऐसे कॉम्प्लेक्स में उपस्थित लिगेंड से धातु की ओर आवेश स्थानांतरण की संभावना अधिक होती है। क्यों? क्योंकि मेटल आयन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत अधिक है और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र या चार्ज ट्रांसफ़र लिगेंड से मेटल की ओर मैक्सिमम यही कारण होता है और इसी कारण यह कॉम्प्लेक्स रंग दर्शाते हैं। धातु आयन पर आवेश की मात्रा बढ़ने के साथ चार्ज ट्रांसफ़र की संभावना भी बढ़ती है। यही कारण है कि धातुओं पर आवेश का मान बढ़ने के साथ उनके द्वारा जो प्रदर्शित रंग है वो गहरा होता जाता है। देख लो, एक पर एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है। वेनेडियम +5 से क्रोमियम +7 की ओर आते हैं तो रंग का गहरापन बढ़ रहा है। पहले नारंगी पीला था, फिर नारंगी हुआ और लास्ट में गहरा बैंगनी हो गया। तो चार्ज बढ़ने के साथ रंग और गहरा है। साथ ही डी संक्रमण की अपेक्षा आवेश स्थानांतरण के कारण प्रदर्शित जो रंग है वो अधिक गहरा होता है। एग्जाम्पल्स जैसे MnO4-, क्रोमियम O7-2 अर्थात मैंगनीज टेट्राऑक्साइड रेनाइन, क्रोमेट रेनाइन, डाइक्रोमेट रेनाइन आदि। नेक्स्ट टॉपिक है अपना CFSE को प्रभावित करने वाले कारक। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किस किस से प्रभावित होती है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर, क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर जो होते हैं टेट्राहेड्रल के लिए ΔT और ऑक्टाहेड्रल के लिए ΔO को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुल की ज्योमेट्री। हम देखते हैं अष्टफलक के कॉम्प्लेक्स के लिए जो विभाजित डी कक्षक है, स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स, उनके ऊर्जा स्तर अधिक होते हैं। साथ ही ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड जुड़ते हैं जिसके कारण भी अधिक ऊर्जा मुक्त होती है और यही कारण है कि इनका स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE का मान अधिक होता है। साथ ही इन कॉम्प्लेक्सोज में निम्न ऊर्जा स्तर पर 3 डी कक्षक उपस्थित रहते हैं जिन्हें T2G द्वारा दर्शाते हैं और जिनमें कुल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अतः इसी कारण जो मुक्त हुई ऊर्जा है उसका मान अधिक होता है, अर्थात यही कारण है कि CFSE का मान भी बढ़ जाता है। जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखें
तो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग के बाद जो ऊर्जा स्तर बने होते हैं उनमें ऊर्जा अंतर कम होता है। साथ ही नीचे वाले निम्न ऊर्जा स्तर पर दो ही डी कक्षक होते हैं जो ई कक्षक रहते हैं। इनमें अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अतः जो ऊर्जा मुक्त होती है वो अपेक्षाकृत कम मात्रा में मुक्त होती है। यही कारण है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE का मान अपेक्षाकृत कम होता है। अदर साइड हम देखें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जेड अक्ष पर कक्षकों का अतिरिक्त विभाजन हो जाता है, जिसके कारण इन कॉम्प्लेक्सों में अतिरिक्त स्थायीकरण ऊर्जा माइनस बीटा होती है, अर्थात बीटा अतिरिक्त ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए इसकी CFSE का मान ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से भी अधिक होता है और यही कारण है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अधिकतम स्थायी होते हैं और इनके स्थायित्व या CFSE का बढ़ता हुआ क्रम लिखें तो सबसे कम ऊर्जा होती है या CFSE होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए और सबसे ज़्यादा होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। इस प्रकार कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति CFSE को प्रभावित करती है। सेकंड है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या संयोजकता। कॉम्प्लेक्स में उपस्थित धातु आयन के डी कक्षक में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी ही होती है कि वे केवल स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स से बने निम्न ऊर्जा स्तर वाले डी कक्षकों में ही जाते हैं तो इनके लिए CFSE का मान अधिक होता है। लेकिन यदि धातु आयन के डी कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर भी उपस्थित हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर भी जाएं, तो ऐसे संकुलों का स्थायित्व कम हो जाता है, अर्थात CFSE का मान कम होता है, क्योंकि उच्च ऊर्जा स्तर पर स्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण मुक्त ऊर्जा संकुल की ऑक्सीकरण ऊर्जा या अस्थायीकरण ऊर्जा होती है और इसी अस्थायीकरण ऊर्जा के कारण CFSE का मान कम हो जाता है। थर्ड है डेल का मान। डेल जो स्प्लिटिंग एनर्जी को डिनोट कर रही है। कॉम्प्लेक्स में धातु आयन के डी कक्षक के विभाजन से बने दो ऊर्जा स्तरों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है वो डेल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात स्प्लिटिंग एनर्जी है। ऑक्टाहेड्रल में इसको डेल ओ से और टेट्राहेड्रल में डेल टी से, स्क्वायर प्लेनर में डेल SP से दर्शाते हैं। जिन कॉम्प्लेक्सों में ऊर्जा स्तर का मान जितना अधिक होता है CFSE का मान भी उतना ही अधिक होता है, अर्थात डेल का मान जितना अधिक होगा CFSE का मान भी उतना ही अधिक होगा और डेल का मान जितना कम होगा CFSE का मान भी उतना ही कम होता है। डेल का मान निम्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है। डेल का मान भी लिगैंड की प्रकृति के द्वारा प्रभावित होते हैं। फर्स्ट है डेल को प्रभावित करने वाला कारक लिगैंड की प्रकृति, नेचर ऑफ लिगैंड। वह लिगैंड जिसके कारण विभाजित डी कक्षकों में ऊर्जा अंतर अधिक हो वे स्ट्रॉन्ग लिगैंड कहलाते हैं और यदि ऊर्जा अंतर कम हो अर्थात स्प्लिटिंग एनर्जी का मान कम हो तो वो वीक लिगैंड कहलाते हैं। विभिन्न लिगैंडों को उनके द्वारा डी कक्षक को विभाजित करने की क्षमता के आधार पर एक श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, अर्थात डी कक्षकों को विभाजित करने की क्षमता के बढ़ते क्रम में लिगैंड को व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, जो कि निम्न है। सबसे दुर्बल लिगैंड है वो जितने भी हैलाइड आयन्स है वो वीक लिगैंड है और इनमें से भी आयोडाइड आयन सबसे वीक है, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। इसके बाद में जो ऑक्सीजन वाले लिगैंड है ओ परमाणु वाले OH- H2O या ऑक्जिलेट, इनकी थोड़ा सा प्रबल लिगैंड है हैलाइड आयनों के अपेक्षा। उसके बाद नाइट्रोजन परमाणु वाले लिगैंड जैसे प्रीडीन है, NH3 है, बाइप्रीडीन है, NO2 है, ये
अपेक्षाकृत अधिक स्ट्रॉन्ग होते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं कार्बन परमाणु वाले जितने भी लिगेंड है, जैसे CN-, CO आदि। CO प्रबलतम, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रबलतम लिगेंड है। यदि कॉम्प्लेक्स की प्रबल लिगेंड उपस्थित है तो उसके लिए डेल का मान अधिक होगा, तो CFSE का मान भी अधिक होगा। और यदि कॉम्प्लेक्स में वीक लिगेंड उपस्थित है तो CFSE का मान कम होगा। सेकंड कारक है डेल को प्रभावित करने वाला, वो है चार्ज ऑन मेटल आयन। मेटल आयन पर आवेश की मात्रा बढ़ने के साथ लिगेंड को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे डेल का मान भी बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल है धातु आयन वेनेडियम +3 और सेकंड है वेनेडियम +2। +3 में जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका मान 211 किलो कैलोरी पर मोल है, जबकि वेनेडियम +2 में इसी का मान 157 किलो कैलोरी पर मोल है। तो यहाँ देख रहे हैं जैसे ही चार्ज बढ़ा स्प्लिटिंग एनर्जी भी बढ़ी, अर्थात स्प्लिटिंग एनर्जी या डेल का मान धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था के प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड कारक है धातु आयन का आकार या संक्रमण श्रेणी का प्रकार। धातु आयन का आकार बढ़ने के साथ उसके लिए डेल का मान भी बढ़ता है। डेल का मान धातु आयनों के आकार का प्रोपोर्शनल होता है। एक ही वर्ग के प्रथम संक्रमण श्रेणी धातु के लिए डेल का मान उसी वर्ग के द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी धातु के डेल के मान से कम होता है। अर्थात हम 3D से 4D, 4D से 5D श्रेणी की ओर बढ़ते हैं एक ही वर्ग में, तो डेल के मान में वृद्धि होती है। जैसे एग्जाम्पल है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, उसी वर्ग के अन्य तत्व यानी 4D श्रेणी का तत्व है वो रोडियम है और 5D श्रेणी का है इरिडियम। इनके कॉम्प्लेक्स के डेल का मान देखते जाएं तो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स के लिए 275 किलो कैलोरी पर मोल है, रोडियम के लिए 425 किलो कैलोरी पर मोल है और इरिडियम के लिए 490 किलो कैलोरी पर मोल है। तो जैसे ही अपन 3D से 4D, 4D से 5D संक्रमण श्रेणी की ओर बढ़ते हैं एक ही वर्ग में, तो डेल का मान भी बढ़ता है। और डेल का मान बढ़ता है तो CFSE के मान में भी वृद्धि होती है। आज का टॉपिक इतना ही, और ये हमारी सेकेंड यूनिट भी आज समाप्त हो चुकी है। इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। संभवतः सभी बच्चे अच्छी तरह मेहनत कर रहे होंगे। इन परिस्थितियों में ये तरीका बेस्ट है पढ़ने का और साथ साथ चल रहे होंगे। इसका असाइनमेंट अपन शनिवार को लेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट थर्ड यूनिट को स्टार्ट अपन कल से करेंगे। धन्यवाद। सेकंड यूनिट कंप्लीट कर दी थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर छोटा सा